आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 के जो शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन सेट पूछे गए थे, तो आज वहाँ हम लोग इसके प्रॉब्लम्स के सभी मैथ्स को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसके हिसाब से अपने आगे के एग्ज़ाम्स की रणनीति भी बनाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, पीछे पूछे गए क्वेश्चंस में बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं। इससे एक आप लोगों को आंकड़ा मिलता है कि हमें आगे किस तरह से क्वेश्चंस को डील करनी है और किस तरह से हमें अपनी रणनीति बनानी है। तो आइए बढ़ते हैं आज के यहाँ पर इस सेक्टर में हम लोग देखते हैं आज के मैथ्स का सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आज का जो पहला मैथ का सवाल है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से सवाल को पढ़ सके। 10 टॉफ़ियाँ और 20 मिंट का क्रय मूल्य 40 रुपये है। यदि टॉफ़ी और मिंट की संख्याएं आपस में बदल दी जाए तो कीमत 10 रुपये बढ़ जाती है, तो प्रत्येक मिंट का मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसे बनाते हैं, एक लॉजिकल तरीके से देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएं आसानी से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 10 टॉफ़ी और 20 मिनट है उसका क्रय मूल्य 40 रुपये है। तो हम लोग इसे इस प्रकार से लिखेंगे, 10 टॉफ़ी प्लस आपके हैं 20 मिनट। तो 10 टॉफ़ी और 20 मिनट मिलकर आपके हो जाते हैं यहाँ 40 रुपये। और इसके बाद यदि टॉफ़ी और मिनट की संख्याएं आपस में बदल दें, यानी कि जो टॉफ़ी है उससे हम लोग कर दें 20 और जो मिनट है उसे हम लोग कर दे 10, तो ये जो संख्या है वो आपकी, यानी कि जो मूल्य है वो 10 रुपये बढ़ जाएगी। यानी पहले 40 रुपये थी, अब वहाँ पर 50 रुपये लगेंगे इसे ख़रीदने में। तो यहाँ से क्या है स्टूडेंट्स कि अब हम लोगों को एक तरह की जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बन जाती है, रैखिक समीकरण 2 चर वाले। तो हमें यहाँ पर इसको हल करना होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसे अगर हम ऑप्शन के हिसाब से सॉल्यूशन कर ले तो हमें ज़्यादा सहूलियत होगी। मान लो कि यहाँ पर हमें मिनट की मूल्य ज्ञात करनी है, तो अगर हम मिनट की मूल्य को 1 रुपये मानेंगे और जो आपकी टॉफ़ी है उसको 2 रुपये मानते, तो 10 दूनी 20 और ये 1 रुपये 20 20 आपके हो जाएंगे 40। और अगर यहाँ पर हम लोग 20 यहाँ पर टॉफ़ी की 2 रुपये रखेंगे तो 20 दूनी 40 और 10 एक कम 10, यानी कि अगर हम लोग टॉफ़ी की मूल्य 2 रुपये रखें और मिंट की मूल्य हम लोग अगर 1 रुपये रखें, तो अगर आप इस वैल्यू को दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो वहाँ दोनों इक्वेशन में आपको एकदम बिल्कुल ही फिट आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मिंट का जो मूल्य होगा वो आपके लिए हो जाएगी 1 रुपये और टॉफ़ी की मूल्य 2 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए आपके हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, यानी कि हमें यहाँ पर मिंट की जो मूल्य है वो 1 रुपये होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन अब आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ 64 आदमी, 48 महिलाएं और 32 बच्चे जिन्हें समान अनुपात के समूहों में शामिल किया जाना है, किसी को भी बिना छोड़े इस प्रकार के कितने समूह बनाए जा सकते हैं। तो जब भी ऐसे सवाल हो, समान अनुपात विभाजित करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग ले लेते हैं एचसीएफ। तो अगर आप 64, 48 और 32 की एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर एचसीएफ आपको हो जाएगी 16, क्योंकि 16 से सभी यहाँ पर तीनों अंक कट जाएंगे आसानी से। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64। तो यहाँ से जो आपकी समूह की संख्या हो जाएगी वो आपके हो जाएंगे 16 समूह हो जाएंगे, यानी कि आपके जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ही सही जवाब। अगला सवाल अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 12, 16, 18 और 21 का आप लोगों को लॉस 100 ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, जब भी इस तरह के एलसीएम हो तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा शॉर्टकट खोजेंगे तो उसमें भी काफ़ी समय बर्बाद होगा। तो हम लोग ऐसे सवालों को फटाफट अपने जो आपका पैटर्न है उससे हम लोग बना लेंगे। तो 2 से यहाँ पर हमने लगा दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा काम आसानी से और जल्दीबाजी में भी हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ से इसमें और एक बार हम लगा सकते हैं 2 बार, तो 2 4 3 7। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन हम कर ले तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 2 तिया 6 दूनी 12 और 4 तिया 12 सत्ते 84। तो 12 गुना 84 करना है आपको। तो 12 गुना अगर आप 84 करेंगे तो आपको यहाँ से 2 चौके 8, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट भी पता चल रहा है कि इकाई में 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और गुणनफल भी करेंगे तो 1008 आ जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला मैथ का जो सवाल है यहाँ पर कि एक 8 मीटर गुना 4.5 मीटर की दीवार की रोगन की लागत 4.500 रुपये है, 4500 रुपये है। तो प्रति वर्ग मीटर की लागत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे दीवार का क्षेत्रफल जो है वो आपके लिए है 8 गुना 4.5 मीटर। तो अगर यहाँ पर रोगन की लागत 4500 है तो 4500 टोटल जो रुपए हैं उसमें हम लोग दीवार का जो क्षेत्रफल है यानी 8 गुना 4.5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके प्रति वर्ग मीटर की लागत मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट उड़ा दें एक, तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाएंगे। तो 45 से आपके ये 1000 बार में कट जाएंगे और इसे जब हम 8 से कटाएंगे तो यहाँ पर आपके 125, यानी कि प्रति वर्ग मीटर जो आपके मूल्य होंगे 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो गए बिल्कुल सही जवाब। अब जो अगला सवाल यहाँ पर देख रहे हैं आपके मैथ की सवाल है L अनुपात M अनुपात N इज 5:7:9। तो L अनुपात M अनुपात N का जो मान है वो आपके लिए दे दी गई है और M की वैल्यू वहाँ पर बताया जा रहा है कि 63 है। तो N माइनस L की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो M की वैल्यू 63 है तो M यहाँ कौन सा है? बीच वाला है, यानी कि ये जो आपके है 63 है, 7 की वैल्यू 63 है, यानी कि कितने गुना ज़्यादा? तो 9 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह अगर n माइनस एल हम यहाँ पर करेंगे तो n आपके 9 है और l आपके 5 है, तो n माइनस एल की जो आपकी वैल्यू है वो 4 है। तो यहाँ भी 4 नहीं होकर इससे 9 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो 9 चौके कितने हो जाएंगे? 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। तो अगला सवाल जो आपके लिए है यहाँ पर, निम्न तालिका वर्ष 2012 से 2015 तक 4 टेक्सटाइल कंपनियों की वार्षिक आय को मिलियन रुपए में दर्शाती है। यानी उसकी जो वार्षिक आय होती है उसको यहाँ पर मिलियन रुपए में दर्शाई गई। तो आपको इस तालिका पर गौर करना है और आपको यहाँ पर बताना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो है प्रश्न है उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लें। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आप देखेंगे कि इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। वर्ष 2013 और 2014 की वार्षिक आय को मिलाकर किस कंपनी की वार्षिक आय सबसे अधिक है? तो यहाँ पर हम लोग आइए देखते हैं कि अलग अलग जो कंपनी है सभी के यहाँ पर वर्ष के हिसाब से जो उसकी इनकम है वो आपको मिलियन में दे दी गई है। तो अगर हम यहाँ पर 13 और 14 के सभी के आय को मिलाएं, यानी 13 और 14 यानी कि सिर्फ इस दोनों की आय को ही हमें यहाँ पर मिलानी है। तो बात करें एंजल कंपनी की तो यहाँ पर 5,600 मिलियन इसकी हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम मिडास की बात करें तो इसकी भी 600 हो जाती है। और यहाँ पर जो अथर्वा कंपनी है उसकी आपकी 775 मिलियन हो जाती है। और जब हम अशोका कंपनी की बात करें तो 800 मिलियन यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो सबसे अधिक जो कंपनी की आय है वो आपके 13 और 14 को मिलाकर अशोका कंपनी की 800 मिलियन हो रही है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, यानी कि अशोका कंपनी की आय 13 और 14 को मिलाकर सबसे अधिक हो रही है। अब जो अगला सवाल है आपके लिए कि कौन सी कंपनी वर्ष 2012 से 2015 के दौरान अपनी वार्षिक आय में क्रमिक कमी को दर्शा रही है। यानी यहाँ देखना है कि 12 से जो कमाई है उसकी कम होती चली गई है। तो आइए यहाँ पर हम लोग गौर करें, 12 से 15 यानी कि आपको जो है कि शुरुआत से ही
इस कंपनी में कमी ही होती चली गई है। तो आइए हम लोग इस आंकड़े पर अगर गौर करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि एंजल कंपनी की बात करें तो एंजल आपके 150 से 225 ये तो बढ़ती जा रही है। उसके बाद मिडास 200 से 275 ये भी बढ़ रही है। अगर हम अथर्वा कंपनी की बात करें तो अथर्वा कंपनी की कमाई 2012 में 425 मिलियन थी, जो कि बाद में 400 हो गई, उसके बाद 375 और 350 हो गई। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अथर्वा कंपनी की जो आय है वो लगातार घटती गई है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपके जो अथर्वा कंपनी है उसकी आय यहाँ पर 12 से 15 के दौरान क्रमिक रूप से वो घटती चली गई है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इस सवाल के सही जवाब। 12 से 15 के दौरान अपनी वार्षिक आय में क्रमिक कमी को कौन कंपनी दर्शा रही है? अथर्वा कंपनी दर्शा रही है। अब जो अगला सवाल है यहाँ पर इस डेटा का कि एंजल और मिडास की चारों वर्ष की वार्षिक आय के योग का अंतर कितना है? तो एंजल और मिडास को हमें देखनी है, एंजल और आपके मिडास। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंजल और मिडास के जो चारों साल के आय का योग जो है, तो एंजल का योग अगर देखें हम तो 3 3 6 2 8 8 और 1 9 और उसके बाद आपके 75 25 10 यानी कि 1050 हो गए आपके एंजल कंपनी के, 1050 मिलियन हो गई चारों साल मिलाकर। और मिडास कंपनी की बात करें तो उसकी भी आपके 3 3 6 2 8 2 10 और आपके 1150 यानी मिडास कंपनी की जो चारों साल की आय मिलाकर है वो 1150 मिलियन है और एंजल कंपनी की जो है वो आपके 1050 मिलियन है। यानी कि यहाँ पर जो अंतर है इस दोनों में कितने मिलियन का अंतर हो रहा है? 100 मिलियन रुपए का अंतर हो रहा है। यानी एंजल और मिडास की चारों वर्ष की वार्षिक आय का जो योग का अंतर है वो 100 मिलियन रुपए है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस आंकड़े का हम लोगों ने जवाब दिया और सवाल बहुत अच्छे थे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो अगला सवाल अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैथ का सवाल है कि एम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो वह एक दिन में कितना काम करेंगे? तो काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एम जो है वो 12 दिन में कर सकता है उस काम को और एन जो है उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा लेता है। यानी एन इसका मतलब 6 दिन में ही काम को समाप्त कर देता है। अगर वे दोनों मिलकर काम करें तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो सबसे पहले अगर मानकर चलो यहाँ टोटल अगर 12 काम होगा, एम 12 दिन लगा रहा है यानी वो डेली एक काम करेगा और एन की क्षमता है कि वो डेली 2 काम करेगा। तो यहाँ से अगर दोनों मिलकर काम करें तो एम प्लस एन एक दिन में ये लोग 3 काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके एक दिन की बात कही गई है, तो एक दिन यानी कि 3 काम और टोटल काम है 12, तो 3/12 यानी कि आपके 1/4। तो 1/4 काम वो लोग ऑप्शन नंबर सी। तो एक दिन में वे लोग कितना काम करेंगे? 1/4 काम कर सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला सवाल है आपके कि 40 छात्रों की जो आयु का औसत है 30 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत है 36 वर्ष, तो बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो पूरे कक्षा के आपकी 40 छात्र का औसत आयु 30 साल दी गई है, उसमें से 25 छात्र के एक ग्रुप को अलग कर दिया गया है, 15 छात्र का एक ग्रुप अलग है। तो टोटल जो 40 छात्र है उसकी तो औसत यहाँ पर 30 वर्ष दे दी गई है और जो आपके 25 छात्र है उसकी आयु 36 वर्ष है। तो यहाँ पर हमें इसकी आयु निकालनी है। तो यहाँ पर बेहद ही आसान है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स की आयु 36 साल है, तो यहाँ पर आपके जो कुल यहाँ पर 36 ये 40 की जो 30 है उससे कितने कम है? ये +6 हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे
कि अगर कुल 30 साल है, 25 की 36 साल है, तो इस कुल की औसत से इसकी औसत 6 अधिक है। तो अगर 6 कुल में अगर देखा जाए तो 25 छक्के यानी टोटली 150 साल अधिक हो जाते हैं। तो ये 150 साल अधिक जो हो रहे हैं, तो ये अगर 150 साल हम लोग 15 छात्र पे अगर 150 साल बैठा दे तो 150 बट्टे आपके 15 यानी कि 10-10 साल के इस लोगों में जो है आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 10 साल इस लोगों के घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये लोग 150 ज़्यादा है तो ये 150 कम हो गए। तो 15 लोगों के अगर 150 कम हो रहे हैं तो प्रति छात्र 10 कम हो रहा है। तो यहाँ पर आपके 30 माइनस 10 यानी कि 20 जो औसत है वो 20 वर्ष हो जाएगी आपके रेस्ट 15 छात्रों की। तो ये थे सवाल के सही जवाब। उम्मीद है कि समझ पाएंगे आप लोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कुल से डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ पर 6 साल अधिक थे 25 के, तो 25 से मिलाकर 150 साल अधिक हो गए। अगर यह कम होती तो यहाँ हम लोग 30 में 10 जोड़ते, लेकिन यहाँ अगर अधिक है तो 30 में 10 हमने यहाँ पर घटाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है कि 7 संख्याओं का जो योगफल है 1050 है, उसमें पहली 3 का जो औसत है 120 है और चौथी संख्या 126 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग इस सवाल को आसानी तरीके से बना ले कि 7 संख्याओं का जो योगफल है वो आपके लिए 1050 है और जो उसमें पहली 3 को अगर देखा जाए तो औसत 120 है। तो इस 3 का जो योगफल होगा वो आपके लिए 120 या 360 हो जाएगी और उसमें से चौथी संख्या भी 126 दे दी गई है, यानी एक संख्या और ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग 7 में से इस 4 संख्या को निकाल दे तो यहाँ से आपके लिए जो आपके 1050 में से माइनस हो जाएंगे आपके 486। तो यहाँ पर आपके जो टोटल बच जाएंगे 564। अब ये जो 564 बच के वो अंतिम 3 छात्र के, यानी 7 में से 4 तो हमने निकाल दिया। तो अब यहाँ पर जो 3 छात्र के योगफल है वो आपके 564 हो गए। तो 564 को अगर हम कटा दे 3 से तो 3 से आपके हो जाएंगे 188, यानी अंतिम जो 3 संख्या का औसत है वो हो जाएंगे 188। ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल आपके लिए जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स, यदि x प्लस एक्स बराबर वाई प्लस 23 और x माइनस 2y बराबर 15, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर x बराबर वाई प्लस 23 है तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 23, और दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो x माइनस 2y बराबर आपके हो जाते हैं यहाँ पर 15। तो आपसे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x बराबर आपके कितने होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो आसानी से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। यानी इससे अगर हम लोग माइनस कर ले तो यहाँ से आपके x कट जाएंगे। तो आपके y बराबर जो आपके 23 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो अगर y की वैल्यू 8 है तो 23 और 8 वो कितने हो जाएंगे 31, यानी कि आपके x के वैल्यू जो है वो 31 हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से समझ पा रहे होंगे। इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी क्या है कि ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर ऑप्शन से आसान सॉल्यूशन है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम सॉल्यूशन ही कर लें। तो y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 31 हो जाती है। तो अगला सवाल है कि एक हॉल जो है वो आपके 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। हॉल को ढकने के लिए 500 सेमी गुना 300 सेमी की आकार की कितनी टाइलें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो हॉल है, आपके हॉल की जो क्षेत्रफल है 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। तो यानी कि हॉल आपके हो जाएंगे 20 मीटर, यानी कि इसे सेंटीमीटर में बदल दे तो 2000, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100, आपके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 20 मीटर में 200 सेंटीमीटर, और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 12 मीटर है तो 1200 सेंटीमीटर। इसे हमने सेंटीमीटर में इसलिए बदल लिया क्योंकि आपके जो टाइल है उसकी माप भी सेंटीमीटर में ही दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टाइल की माप है वो आपके 500 गुना 300 ये हो गई।
तो हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे आपके जो हॉल की क्षेत्रफल है उसमें एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 300 चौके 1200 और आपके 500 चौके 2000, यानी कि 4 चौके 16। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 500 सेमी गुना 300 सेमी के आकार की 16 ही टाइल होगी, लेकिन यहाँ पर चूँकि 1600 हो गया है, ये सही नहीं है स्टूडेंट्स। आप लोगों को अपने हिसाब से यहाँ पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखनी होगी। तो 16 ही सही जवाब होंगे, इसके 1600 नहीं होंगे। अगर 5 गुना 3 होती तो हो सकता था कि 1600 हो जाए। For more videos, subscribe Vidya Vihar Competition Classes on www.youtube.com.